गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं ग्राउंडनट के बारे में। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जितने भी पल्सेस क्रॉप हैं जो आपके सिलेबस में हैं उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अब से ऑयल सीड क्रॉप। ठीक है, पल्सेस देख लिया हम लोगों ने, सीरियल्स आपको खत्म हो चुका है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ऑयल सीड स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस ऑयल सीड में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ग्राउंडनट के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है, तो इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। और ये ऐसे वैसे कंटेंट नहीं है फ्रेंड्स, ये सारे कंटेंट आपके लॉन्ग टर्म काम आएंगे। चाहे आप इसके कॉलेज के बाद आप एफओ के लिए तैयारी करेंगे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, ये नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, बाकी आपका मन, सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं तो मैं फोर्स तो नहीं कर सकता ना। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेशन को फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक बेसिक सा क्वेश्चन जो आपको हर इंटरव्यूअर पूछ देता है, कई बार आपको ये पूछ भी दिया जाएगा कि भाई ग्राउंडनट, पीनट और कर्नल में क्या डिफरेंस है। तो वेरी बेसिक सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो आपका ग्राउंडनट होता है ना, इसमें जो पोर्स, आप जैसे कि आप मार्केट जाते हो तो आप मार्केट जाके भैया बोलते हो भैया मूंगफली देना, तो आप वो जो मूंगफली लाते हो जिसमें वो पोर्स लगा होता है, वो पोर्स को क्या करते हो, फाड़ते हो, फिर उसके अंदर सीड्स को निकालते हो, देन आप खा लेते हो। ठीक है, तो जो आप पोर्ट लगा हुआ जो सीड्स, जो आप पोर्ट लगा हुआ खरीदे हो मार्केट से जिसमें पोर्स हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंडनट, जिसमें पोर्ट्स लगे होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे पोर्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट पोर्ट्स जिसको हम बोलते हैं ग्राउंडनट, इस पोर्ट्स को आपने रप्चर किया और उसके अंदर से सीड्स को बाहर निकाल दिया। अब ये सीड को आप बाहर निकालेंगे तो ऊपर की तरफ रेड कलर का एक कोटिंग होता है। ठीक है, और ये कोटिंग अवेलेबल है तो उसको हम बोलेंगे कर्नेल। और जब ये रेड कोटिंग को आपने हटा दिया तो उसको बोलेंगे पीनट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे फोटोग्राफ में दिखाई पड़ रहा है। चलिए दूसरा फोटोग्राफ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आपको 3 फोटोग्राफ दिखाई पड़ रहा है। ऊपर की तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें सीड्स जो है पोर्ट्स के अंदर है, इसको बोलेंगे ग्राउंडनट। दूसरा आपको दिखाई पड़ रहा है एक वो सीड है जो कि रेड कलर का है, जहाँ ऊपर की तरफ रेड कलर का कोटिंग किया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कर्नेल। और जब उस रेड कोटिंग को हटा दोगे तो बोलेंगे पीनट। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ग्राउंडनट में, कर्नेल में और पीनट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इनके कॉमन नेम की, तो इनका कॉमन नेम होता है मूंगफली, जिसको मूंगफली बोलते हैं, मूंगफल बोलिए। ठीक है, पीनट बोलिए, अर्थनट बोलिए, मंकी नट बोलिए, ये सारे इनके कॉमन नेम है। आपको क्रॉप्स के कॉमन नेम भी याद रखने हैं। ठीक है, इनका बोटेनिकल नेम क्या होता है? अरेचिस हाइपोजिया। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, बाद के लिए कुछ नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कि बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। इन्हें कि मैं बाद में याद कर लूँगा ना, अभी मैं सिर्फ सुन लेता हूँ, ऐसा नहीं। आप मेरे साथ बोलिए, भूल जाइए कि आसपास कौन है आपके, मेरे साथ ही आपको रिपीट करना है। आप रिपीट करेंगे ना तो आधा चीज़ आप इन बिटवीन लेक्चर ही याद कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिए, इनका कॉमन नेम क्या है? मूंगफली, पीनट, अर्थनट, मंकी नट। वेरी गुड। बोटेनिकल नेम क्या है? अरेचिस हाइपोजिया। फैमिली कौन सा है? लेग्यूमिनेसी, या फिर इसको हम फेबेसी फैमिली बोलते हैं। तो दोनों एक ही का नाम है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ है इसका? ब्राजील। क्रोमोसोम नंबर 2n=40। मेरे साथ बोल रहे हो कि चुप हो गए? नहीं, बोलना है मेरे साथ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेबल ऑयल का राजा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ इसको हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप में, एक इरेक्ट टाइप का या फिर बंच टाइप का। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है कि ये क्या है? इरेक्ट टाइप का है। ठीक है, दूसरा होता है स्प्रेडिंग टाइप का, जिसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग टाइप। ठीक है, ये क्या करता है? स्प्रेड कर जाता है, उतना ऊपर नहीं जाएगा, इसकी हाइट उतनी नहीं होगी, ये फैल जाता है। ठीक है, तो जो इरेक्ट टाइप का होता है उसका बोटेनिकल नेम क्या है? अरेचिस हाइपोजिया फेस्टिगेटा। और जो स्प्रेडिंग टाइप का होता है उनका बोटेनिकल नेम होता है अरेचिस हाइपोजिया प्रोक्यूबेंस। ठीक है, और मज़े की बात देखेंगे कि जो ये आपका अरेचिस हाइपोजिया फेस्टिगेटा है ना, ये नॉन डोरमेंट टाइप का होता है। इसको आप जैसे ही जाके अपने फील्ड में लगा दोगे, ये वहाँ से फिर ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, इसके फेवरेबल कंडीशन मिलते ही। ठीक है, इनको डोरमेंसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इनके ना ही आपको डोरमेंसी ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। मतलब ये काफ़ी चुस्त
दुरुस्त है, काफ़ी मतलब फुर्तीला है। इसको जैसे लगाएंगे वैसे ही क्या करेंगे, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर हम स्प्रेइंग टाइप की बात करें तो ये क्या होते हैं, डोरमेंट फेज में होते हैं। ये 2 से 3 मंथ तक डोरमेंट फेज में होगा, मतलब इसको आप लगाओगे फील्ड में तो इसके 2 से 3 मंथ के बाद जाके क्या होगा, ये जर्मिनेट करना स्टार्ट होगा। तो इससे बेटर है कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके डोरमेंसी को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए आप एक काम करेंगे, इनको हाई टेम्परेचर पे जाके ट्रीट कीजिए। इस पे आप इथाइलिन स्प्रे कीजिए, नैप्थलिन एसिटिक एसिड स्प्रे कीजिए, इंडोल एसिटिक एसिड स्प्रे कीजिए। ये सारे से क्या होंगे, इनकी डोरमेंसी ब्रेक कर जाएगा। फिर डोरमेंसी को ब्रेक करने के बाद आप फर्दर इनको आप जाके अपने फील्ड में कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है। तो ही जाके फिर फेवरेबल कंडीशन होगा तो फिर ये जल्दी ही ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इसकी डोरमेंसी को ब्रेक नहीं की और जाके इसको अपने लगा दिया अपने फील्ड के अंदर, तो लगाने के 2 से 3 मंथ के बाद जाके फिर ये जर्मिनेट करना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखना क्लासिफिकेशन को। 9, जो आपका ग्राउंडनट होता है ना, वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है, C3 प्लांट होता है, सॉर्डे प्लांट होता है। होप सो फ्रेंड्स, ये सारे बेसिक टर्म हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि कई बार एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि आप पढ़ के जाते हो बहुत डीपली, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, बहुत बेसिक सा। कई बार आपने सुना होगा अरे ये क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछा था, तो लोग यही गलती करते हैं, बेस को छोड़ देते हैं, यार तो मुझे पता ही है, और वो जाके काफ़ी वेराइटीज़ को रट रहे हैं, ये रट रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या आ गया, तो बेसिक्स आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप क्या होता है, C3 प्लांट क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, डे न्यूट्रल प्लांट क्या होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बताने चलूँगा तो वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रूट को, तो हम लोग जो आपके ग्राउंडनट के फ्रूट होता है उसको पोड बोलते हैं। इस पोड के अंदर होता है सीड, अगर उसमें रेड कोटिंग हुआ तो उसको बोलेंगे कर्नेल। आप उस रेड कोटिंग को हटा देंगे तो बनेगा क्या, पीनट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नो, इनके इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो सॉलिटरी एक्सिलरी इनका इनफ्लोरेसेंस होता है, और इसमें आपको डीप टैप रूटेड सिस्टम देखने को मिलेगा। आप जैसे ही अपने ग्राउंडनट के फील्ड में जाएंगे, उनके प्लांट को पकड़िए और खींच दीजिए। खींचेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि इसमें टैप रूट सिस्टम है, और साइड से आपको ग्राउंडनट के पोर्ट्स दिखाई पड़ेंगे बहुत सारे, ठीक है। एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे, ठीक, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे जाओगे तो इंडिया का रैंक फर्स्ट है एरिया एंड प्रोडक्शन में। मतलब पूरे वर्ल्ड में ग्राउंडनट की खेती सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे ज़्यादा एरिया आपके इंडिया में ही है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो इंडिया ही करता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ तो ऐसे स्टेट होंगे जहाँ पे ज़्यादा होगा, तो गुजरात याद रखिएगा, गुजरात जो है वो ग्राउंडनट की खेती सबसे ज़्यादा करता है। इनके पास एरिया भी सबसे ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा करता है ग्राउंडनट का, ठीक है। बट प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा आपका तमिलनाडु के पास है, ठीक है। न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें प्रोटीन 26% होता है और ऑयल 45% होता है। इसलिए हम लोग जो आपका ग्राउंडनट है उसको पल्सेस में ना रख के, क्योंकि देखिए लोगों को ये मिथ होता है कि भाई जो ग्राउंडनट है वो आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली में आता है। दैट मीन्स कि आप सब के ये माइंड में बैठा हुआ है कि भाई लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, दलहनी फसलें हैं, दैट मीन्स कि ये यूज़ किए जाते होंगे एज अ पल्सेस। इसको हम पल्सेस क्रॉप में काउंट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर लेग्यूमिनेसी क्रॉप जो होते हैं वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पल्सेस में आएंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि ऑयल सीड में आते हैं, जैसे कि आपका ग्राउंडनट जो है वो पल्सेस में ना आके ये ऑयल सीड क्रॉप में आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ओनली 26% प्रोटीन और 45% इसमें क्या है, आपके ऑयल हैं, ठीक है। और आपको पता है, अगर आप मैं स्टेप वाइज कौन बताऊं आपको, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो तेल यूज़ होता है वो आपका फर्स्ट में है ग्राउंडनट, सेकंड में है आपका मस्टर्ड ऑयल, और थर्ड में है आपका सोयाबीन ऑयल, ठीक है। और अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो तेल का यूज़ होता है वो आपका सोयाबीन ऑयल का होता है। बट इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट, फिर आपका मस्टर्ड, फिर आपका सोयाबीन, ठीक है। नो, एक वर्ड आता है आपका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि भाई जो पैगिंग वर्ड है वो कौन से क्रॉप से एसोसिएटेड है। तो याद रखिएगा, पैगिंग या फिर गाइनोफोर, ये जो वर्ड है वो आपका ग्राउंडनट से एसोसिएटेड है, जो कि आप जब ही ग्राउंडनट की खेती करेंगे, उसको आप कल्टीवेट करेंगे, तो सोइंग करने के 40 to 45 डेज़ के बाद क्या होता है, उसमें पैगिंग बनना स्टार्ट होता है। अब ये पैगिंग बनता कैसे, आखिर ये पैगिंग होता क्या है, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एक फ्लावर है ग्राउंडनट का,
इस फ्लावर के बेसल पोर्शन पे क्या होता है, ओवरी होता है और यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये डिवाइड करता है, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई जैसे ही इसमें पोलिनेशन होगा तो पोलिनेशन होने के बाद ये आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू हो जाता है एक्टिव, और एक्टिव होने के बाद ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा। अब ये ग्रो करेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग पैग। अब वो सेकेंड फोटोग्राफ में दिखाई पड़ रहा है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब ग्रो करने के बाद ड्यू टू आपका ग्रेविटेशनल ये क्या होता है, नीचे की तरफ मुड़ना स्टार्ट होता है। अब ये नीचे की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो गया ठीक है। अब क्या होगा, जो ओवरी है वो इस पैक में आ जाएगा, ठीक है। आया नहीं, क्या आया, देखो अब यहाँ पे सेकंड फोटोग्राफ देखिए, जो ओवरी था वो कहाँ आ गया, पैक के अंदर आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग गाइनोफोर, ठीक है। और अब क्या होगा कि जैसे ही पैग आपके सॉइल पे आएंगे तो ऐसा बोला जाता है कि जब आपका पैग डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस दौरान या फिर पैग पेनिट्रेशन के दौरान आप इरिगेशन प्रोवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका इरिगेशन प्रोवाइड नहीं किए तो मिट्टी काफ़ी हार्ड होगी और ये पैग जो है वो आपके सॉइल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और जब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो आपके फ्रूट्स का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा, पोड नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी ये आपका पैग आपके सॉइल को टच करता है या फिर वो पेनिट्रेट कर रहा होता है उस टाइम आप क्या कीजिए, इरिगेशन प्रोवाइड कर दीजिए। काफ़ी क्रिटिकल फेज होता है, और ताकि आपका जो पैग है वो अच्छा तरीके से सॉइल को पेनिट्रेट करता हुआ अंदर की तरफ जाए और आपका बेहतर पोड बन सके, जिसमें आपके अच्छे फ्रूट्स बनेंगे, अच्छे सीड्स बनेंगे, अच्छे कर्नेल बनेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा पैकिंग के दौरान जो आपका सॉइल है वो कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, और सैंडी टू सैंडी-लॉम सॉइल जो है वो काफ़ी मस्ट होता है आपके ग्राउंडनट की कल्टीवेशन के लिए। आप कभी भी ग्राउंडनट की खेती जो है वो क्ले सॉइल में नहीं करते हो। कब करते हो, कहाँ पे करते हो, तो ये आपके जहाँ पे सैंडी सॉइल पाया जाता है वहाँ पे ज़्यादातर इसकी खेती होती है। जैसे कि गुजरात वाले क्षेत्र में जाओगे आप तो वहाँ का सॉइल ज़्यादातर आपको सैंडीज टू सैंडी-लॉम देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ लो यहाँ तक, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। आपको इतनी हिस्ट्री याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना देखिएगा कि पैगिंग जो टर्म है वो रिलेटेड है आपके ग्राउंडनट से। नो, इनके वैरायटीज़ की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि इनके दो क्लासिफिकेशन है, एक है आपका इरेक्ट टाइप का और एक है आपका स्प्रेडिंग टाइप का। तो इसी को लेकर बात करें तो इनकी जो वैरायटी है वो है, अगर हम बंच टाइप की बात करें तो इसमें सबसे पॉपुलर वैरायटी है वो है ज्योति। ज्योति किसकी वैरायटी है, ग्राउंडनट की, ग्राउंडनट में किसकी, तो बंच टाइप की। इसके अलावा TMV2 है, TMV11 है, जूनागढ़ 11 है। स्प्रेडिंग टाइप की बात करें तो चंद्रा, ये तो दो वैरायटी आप याद रखिएगा, ज्योति और चंद्रा, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। TMV1, TMV3, गंगापुरी, RS1, विक्रम, ये सारे जो है वो स्प्रेडिंग टाइप के हैं, सारे ये स्प्रेड कर जाएंगे। बट अगर हम सेमी स्प्रेडिंग टाइप की बात करें तो AK10 है, ZZ20 है, सारे क्या हैं, सेमी स्प्रेडिंग टाइप के आपके वैरायटी हैं। नो, आते हैं हम लोग क्लाइमेट एंड सॉइल के ऊपर। तो आपको मैंने बताया कि इसको कौन सा सॉइल चाहिए, सैंडी टू सैंडी-लॉम सॉइल, क्योंकि अगर हेवी क्ले सॉइल में आप ग्राउंडनट की कल्टीवेशन करते हो तो क्या होगा कि आपकी मिट्टी काफ़ी हार्ड होगी, तो इनका पेग जो है वो कभी आपके सॉइल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फिर आपके पोर्ट्स नहीं बनेंगे, तो आपके कर्नल नहीं बनेंगे, सीड्स नहीं बनेंगे, अल्टीमेटली आपको फिर नुकसान होगा, ठीक है। इसलिए कभी भी हम ग्राउंडनट की खेती हेवी क्ले सॉइल में नहीं करते हैं। और ये ज़्यादातर आपके जहाँ पे अल्कैलिनिटी की कंडीशन होती है तो उसके टॉलरेट नहीं कर सकता। आपकी जो मिट्टी है वो एसिडिक है, नो वेरी गुड, ये इसको टॉलरेट कर लेगा, लेकिन अल्कैलिनिटी है तो इसको ये टॉलरेट नहीं कर सकता। और ऐसा माना जाता है कि आप अगर सैंडी-लॉम सॉइल में भी खेती कर रहे हो तो उसमें आप प्रॉपर ड्रेनेज बनाइए, क्योंकि अगर ड्रेनेज नहीं बनाओगे तो वहाँ पे वाटर काफ़ी देर तक स्टैंडिंग रहेगा, जिसकी वजह से आपके फ्रूट्स सड़ जाएंगे, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिजीज़ देखने को मिलने लगेंगे, तो इसलिए प्रॉपर ड्रेनेज की फैसिलिटी होनी चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। पीएच की बात करें तो 6 to 6.5 इसका पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर की बात करें तो इनके ग्रोथ के लिए 21 से 26.5 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। और एनुअल रेनफॉल रेंज की बात करें तो 500 to 1200 mm की रेनफॉल माना नेसेसरी होता है। और लैंड प्रिपरेशन की बात करें तो आपको क्या करना है, 12 से 18 सेंटीमीटर डीप प्लोइंग करना है, ठीक है। और प्लोइंग इसलिए हम करते हैं क्योंकि प्लोइंग का एम क्या होता है, खासकर ग्राउंड की बात करें तो एक प्रॉपर एरेशन हो सके, जितना अच्छा एरेशन होगा उतना अच्छा आपका क्रॉप ग्रो करेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा एम होता है कि जितनी फाइन आपकी मिट्टी होगी उतना बेहतरीन आपका पेग पेनिट्रेट करेगा, उतना ही बेहतर आपके पोर्ट्स बनेंगे और उतना ही आपको इजी होगा हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। और
ऐसा माना जाता है कि आप अगर एक्सेस डिप्लोइंग कर दिए तो इससे क्या होगा कि जब आप उसको हार्वेस्टिंग करने जाओगे तो पता चला कि इनके आधे सीड्स, आधे पोर्ट्स हमारे सॉइल के अंदर ही हैं, बाकी कुछ आपको मिले और फिर आप बोलेंगे कि सर क्या बोले, अब हमारे यील्ड ही कम आ गया। तो पता चला कि आपने काफ़ी डिप्लोइंग किया था, तो आपके आधे के आधे जो सीड्स के पोर्ट्स है वो हमारे आपके सॉइल के अंदर ही हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपको एक प्रॉपर वे में खेती करनी है। सीड रेट की बात करें, अगर वो इरेक्ट टाइप का हुआ तो 100 to 120 केजी पर हेक्टेयर यूज़ करेंगे। स्प्लिटिंग टाइप का हुआ तो 80 to 100 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट यूज़ करेंगे। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो सीड ट्रीटमेंट करने के लिए आपको थायरम, जो कि एक फंगिसाइड होता है, 3 ग्राम पर केजी आपको यूज़ करना है टू प्रिवेंट। देखिए एक क्या होता है, एक प्री इमरजेंस टाइप का एक फंगिसाइड है जिसको आप अपने सीड्स का में यूज़ करते हो फॉर द सीड ट्रीटमेंट, जिससे जो आपका रॉट डिजीज़ है या फिर टिक्का डिजीज़ है उससे छुटकारा मिलता है, उससे आपको बचाव होता है, ये डिजीज़ नहीं फैलता। ठीक है, स्पेसिंग की बात करें तो अगर इरेक्ट टाइप का हुआ तो रो टू रो आपका 45 सेंटीमीटर रखेंगे, प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर। अगर स्प्लिटिंग टाइप का होगा तो रो टू रो आपका 60 सेंटीमीटर का होगा, प्लांट टू प्लांट आपका 10 सेंटीमीटर का होगा। अब आता है कि सर इतना कुछ तो आप बता दिए है ना, आप काफ़ी कुछ सीख भी लिए, लेकिन सर अब हम सोइंग करने के लिए जाएंगे तो कितना डेप्थ पे इसकी सीड को हम सोइंग करेंगे। तो याद रखिएगा 4 to 5 सेंटीमीटर में आपको इसकी सीड्स को सोइंग करनी है। और सोइंग करने का जो टाइम होगा वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है, टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, मतलब अभी का जो टाइम चल रहा है वो यहाँ पे आप ग्राउंडनट की खेती कर सकते हो। ठीक है, और इनका जो सोइंग मेथड होता है इसको आप सीड प्लांटर के माध्यम से भी लगा सकते हो, डिबलिंग मेथड से यूज़ लगा सकते हो, लाइन सोइंग बिहाइंड द कल्टीवेटर के माध्यम से इसको आप सोइंग कर सकते हो। न्यूट्रिएंट की बात करें तो एनपीके यहाँ पे 20, 60, 40 के रेंज में चलता है केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, बट एक इम्पॉर्टेंट सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पेग फॉर्मेशन करने के लिए ऐसा माना जाता है कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपके फील्ड में कैल्शियम नहीं है तो आप वहाँ पे जिप्सम को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो कि कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगा और फिर आपके बैग जो है वो काफ़ी अच्छा बनेंगे। ठीक है, और जिंक की कमी है तो फिर आप ZnSO4 को स्प्रे कर दीजिए अपने फील्ड में। ठीक है, समझ लो। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसके लिए 3 इम्पॉर्टेंट इरिगेशन आपको देने पड़ते हैं पूरे ओवरऑल ग्राउंडनट के लाइफ साइकिल में। एक फ्लावरिंग के टाइम पे, दूसरा आपका पेग पेनिट्रेशन के टाइम पे जो कि काफ़ी मस्ट होता है, यहाँ पे नहीं दिया तो आपके पोर्ट्स अच्छे नहीं बनेंगे। दूसरा होता है पोर्ट डेवलपिंग, जब आपके पोर्ट बन गए हैं, वो डेवलप कर रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, और इसको टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है 40 to 45 सेंटीमीटर की। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो आपको हर 15 दिन पे 2 से 3 बार हैंड वीडिंग करने की जरूरत पड़ती है, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आप इसके वीड्स को निकालते चलिए। ठीक है, अगर हैवी वीड इन्फेस्टेशन हो गया तो आप स्प्रे कर दीजिए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, जैसे कि वीडिसाइड, जैसे कि आपका हो गया बेसिलिन और आपका नाइट्रोफेन। ठीक है, हार्वेस्टिंग अगर वो बंच टाइप का हुआ, मैंने बताया था 2 एज आपका इरेक्ट और स्प्रेडिंग, तो अगर वो बंच टाइप का हुआ या फिर इरेक्ट टाइप का हुआ तो लगाने के 120 से 130 दिन के बाद इसको आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए, है ना। इसको आप बाहर की तरफ खींच लीजिए और है ना, और उसको फिर आप 3 से 4 दिन तक धूप में सुखा दीजिए। अगर स्प्रेडिंग टाइप का हुआ तो क्या कीजिएगा, आप हेरो के माध्यम से उसके सीड को आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, और इनके पोर्स को आप धूप में सुखा दीजिए 9% मॉइस्चर तक एटलीस्ट, है ना। और ईल्ड की बात करें तो इरेक्ट टाइप का हुआ तो 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आएगा, और अगर स्प्रेडिंग टाइप का हुआ तो 20 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर आएगा। स्टोरेज की बात करें तो इसको आप गनी बैग में अगर स्टोर कर रहे हो तो स्टोर करने से पहले इनकी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एटलीस्ट 5% होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो स्टोरेज पर्पज़ के लिए इनमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए। ठीक है, और गनी बैग आप यूज़ करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट है फ्रेंड्स, जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, जो ग्राउंडनट का सेलिंग परसेंटेज होता है वो 75% होता है, और जो ग्राउंडनट की केक होती है उनमें नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो 7 to 8% होता है। पेगिंग स्टेज मतलब आप जब ग्राउंडनट की कल्टीवेशन करते हो तो उसके कितने दिन के बाद आपके पेग आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो 55 डेज़ के बाद। ठीक है, जो केमिकल हम यूज़ करते हैं फ्लोरल इनिशिएशन के लिए वो है नेपथलीन एसिटिक एसिड। और कई बार आप देखे होंगे कि जो आप कर्नल खाते हो तो उसमें कई बार बिटरनेस टेस्ट आपको देखने को मिलते होंगे, ये बिकॉज ऑफ अफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, और जो सबसे मेजर पेस्ट आप कई बार आप खाते होंगे ग्राउंडनट तो आपको अंदर एक कीड़ा दिखाई पड़ता होगा, कई बार आप उसको खा भी गए होंगे।
ठीक है, होता है, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि भाई हम ग्राउंडनट खा रहे थे, अंदर से वो कीड़ा निकला, तो वो कीड़ा क्या होता है, वाइट गब होता है, जो कि सबसे मेजर और सबसे सीरियस पेस्ट होता है ग्राउंड के अंदर। ठीक है, इरिगेशन की बात करें तो सबसे जो क्रिटिकल इरिगेशन होता है वो फ्लोरिंग के टाइम पे होता है, फिर पैगिंग के टाइम पे, फिर पॉट फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, पॉपिंग है ना, वो हम लोग जो पॉपिंग है वो ग्राउंडनट में होता है, किसकी वजह से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, अगर आपके फील्ड में कैल्शियम की कमी होगी तो पॉपिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमको वहाँ पे क्या स्प्रे करना चाहिए, जिप्सम स्प्रे करना चाहिए। ठीक है, जो कि कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। मैंने बताया ना ऊपर कि भूल गया अभी जस्ट मैंने बताया ना कि अगर कैल्शियम की कमी पूरा करना है तो आप जिप्सम स्प्रे करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। और कई बार आपको जो ग्राउंडनट है उसमें येलोइंग देखने को मिलता है, वो बिकॉज ऑफ कि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। जब भी आपका जो ग्राउंडनट है वो येलो कलर का दिखाई पड़े, दैट्स मीन कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आयरन की कमी हो चुकी है। और जो बड नेक्रोसिस होता है ग्राउंडनट के अंदर वो थ्रिप्स की वजह से होता है। ठीक है, तो इतना सारी बातें आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको 5 बार पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ के अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। देखिए कुछ ऐसा है ना कि ये वो सब्जेक्ट जिसको आप में आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि सीटेट इसका ये था वो था, बाद में खिचड़ी बन जाता है। तो इससे बेस्ट है कि आप जितने भी क्रॉप्स के सीड रेट हैं, उनकी फैमिली है, उनके क्रोमोसोम नंबर है, उसको एक जगह पे लिखिए और उसको याद कीजिए और एक बार अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है, आपने पढ़ लिया, अपने दोस्तों को बोलिए कि जो पढ़ने में सिंसियर हो, यानी कि भाई वो पढ़ता ही नहीं है उससे आप डिस्कस कर रहे हो तो वो टाइम वेस्ट होगा। जो पढ़ने में काफ़ी सिंसियर है, वो कुछ लाइफ में करना चाहता है, तो उससे आप क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए। उसको बोलिए कि ठीक है हम वीट पढ़ के रखेंगे, तू अपना कोई भी एक क्रॉप को पढ़ के रख, और फिर दोनों क्या कीजिए आपस में डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। सुन के जो चीज़ याद होता है ना, वो कभी आपको पढ़ के याद नहीं होगा लंबे समय तक, आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन जो सुना हुआ चीज़ होता है वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो होप सो आपको ग्राउंडनट समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए। आपके लिए हमेशा मैं अवेलेबल हूँ 24 आवर्स। बस आपको अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए अच्छा से तैयारी करना है। कोई भी डाउट है या फिर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप डेफिनेटली हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमको आप मेल कर सकते हैं, है ना। बट जहाँ तक हो सकता है मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।